नमस्कार दोस्तों। एक अंतराल के बाद फिर से मैं आप लोगों के बीच हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिनकी स्पेशल डिमांड थी कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि गोरखा राज्य का इतिहास क्या रहा और कुमाऊँ में आधिपत्य किस तरीके से रहा। इसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के रूप में, गोरखा राज्य का इतिहास और कुमाऊँ में आधिपत्य। मैं कुमाऊँ में आधिपत्य ही नहीं बल्कि क्या क्या हम सब हेडिंग या सब टॉपिक क्या क्या है उनको जिनको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, गोरखा नामकरण, नेपाल का उद्भव और नेपाल का नामकरण, इनकी सैन्य शक्ति पढ़ेंगे, चौबीसी बाईसी राज्य पढ़ेंगे, जुमला डोटी राज्य पढ़ेंगे, हिमालयी राज्यों के विजेता पढ़ेंगे, हिमालयी राज्य के विजेता के तौर पर गोरखाओं को पढ़ेंगे, कुमाऊँ और गढ़वाल में आक्रमण पढ़ेंगे और कुमाऊँ हमले को लेकर के जो इतनी वेरियस चीज़ें चलती आई हैं उन सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर नहीं लग रही हैं अच्छी तो फिर आप आराम से आगे स्किप कर आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, मैं इस पे स्रोत फ़िलहाल मैं इस पे इंक्लूड नहीं कर सका। स्रोत के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारे नेपाली सोर्सेस के इतर इसमें सबसे बड़ा जो समावेश मेरा है वो गोरख्याणी शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 2 भागों में जो लिखा गया, गोरख्याणी 1 और गोरख्याणी 2, उसका सबसे बड़ा इसमें समावेश है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोरखा राज्य को। देख लीजिए, गोरखा राज्य का इतिहास और कुमाऊँ में इनका आधिपत्य। सबसे पहले हम गोरखा राज्य के इतिहास की बात करें तो देखिए, पहले तो हमें जानना चाहिए कि गोरखाली नेपाली और गोरखाली में कुछ अंतर है। उस अंतर को ही सबसे पहले स्पष्ट करते हैं। अधिकतर लोगों का नेपाली देखते ही उनसे गोरखा कह जाने की जो भूल या ये जो धारणा है उस चीज़ को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। देखिए, वर्तमान में अगर हम काली नदी को देखें तो काली नदी के जो काली नदी से लेकर के पूर्वोत्तर, काली नदी के पूर्वी क्षेत्र से लेकर के दार्जिलिंग सिक्किम की सीमा तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे नेपाल कहा जाता है। उसे आप लोग नीचे मैप में देख सकते हैं पूरी तरीके से। अगर आप लोग देखें तो ये आपका काली नदी है, ये काली नदी की सीमावर्ती क्षेत्र है और काली नदी से ये पूरा सिक्किम की सीमा तक जो क्षेत्र फैला हुआ है ये नेपाल है। नेपाल का नक्शा आप लोगों के सामने रखा गया है। अगर हम इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो देखिए, क्या बोलते हैं, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा की बात करें तो देखिए, पूर्वी सीमा जो आपकी आएगी, पूरब का जो क्षेत्र आएगा, इस हिसाब से पूरब का जो क्षेत्र आएगा वो आएगा सिक्किम के पश्चिम में जो मोची नदी है। मोची नदी जो है यहाँ पर है और मोची नदी से लेकर के इसकी पश्चिम की सीमा है काली नदी, जो यहाँ कुमाऊँ और जो है नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इस पूरे क्षेत्र में जो भौगोलिक खंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसको हम कहते हैं नेपाल। और देखिए, इसकी राजधानी की अगर बात करें तो देखिए, राजधानी इसकी पूर्वी नेपाल में ज़्यादा है। आप पश्चिमी क्षेत्र में देखिए भूमि इनकी बहुत बड़ी है, पश्चिमी क्षेत्र ये पूरा का पूरा एरिया, पर पश्चिमी क्षेत्र में इनकी भूमि कम है, बल्कि पूर्वी क्षेत्रों में कम भूमि के बावजूद भी यहाँ इनकी राजधानी बनाई गई है। 18वीं सदी तक के नेपाल की हम चर्चा करें तो 18वीं सदी तक नेपाल जो था, देख लीजिए यहाँ पे 2 नदियों का देखने को मिलेगा। जहाँ पर ये कर्सर जा रहा है ये है कोसी नदी, और इससे पीछे आइए देखिएगा जहाँ पर कर्सर जा रहा है ये है आपका त्रिशूली नदी। जो 18वीं सदी तक नेपाल था वो एक बहुत छोटी एक उपत्यका या नदी घाटी का क्षेत्र था, जो त्रिशूली नदी से लेकर कोसी नदी के बीच का क्षेत्र जो है नेपाल कहा जाता था, या नेवार अभी क्यों कहा जाता था पहले देख लीजिए। इस उपत्यका में यानी कि इस रीजन में जो त्रिशूली नदी आपको दिख रही है कर्सर के माध्यम से, कर्सर से लेकर के यहाँ जो कोसी नदी है, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य जो है देख लीजिए नेवार जाति के लोग बसे हुए थे। नेवार एक तरीके से आदिवासी जाति के तौर पर काउंट होती थी, जिसके नाम पर जो है नेपाल का नामकरण हुआ, यानी कि नेवार जाति के कारण नेपाल का नामकरण हुआ। नेवारों के पश्चिम में जो है काली नदी के पूर्वोत्तर तक का प्रदेश जो है, यानी कि जो नेवार जाति थी इससे पूर्वोत्तर, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये बोल रहा है 24 ठकुराई होने के कारण इसे चौबीसी क्षेत्र कहते थे। यानी कि जो ये त्रिशूली नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र है यहाँ 24 छोटे छोटे राज्य थे। इन 24 छोटे छोटे राज्यों के कारण इन्हें चौबीसी कहते थे, जबकि
जो कोसी नदी है या त्रिशूली नदी कह लीजिए, त्रिशूली नदी के इस तरफ वाला जो क्षेत्र है, इसे यहाँ 22 राज्य थे तो 22 कहा जाता था। अब ये ऐतिहासिक नाम है। पूर्वी क्षेत्र में ये 22 और पश्चिमी क्षेत्र में ये 24, यानी कि 24 छोटी छोटी ठकुराइयाँ या कह लीजिए छोटे छोटे स्टेट। ठकुराइयाँ शब्द भी इन्हीं से निकला हुआ है, मतलब 24 ठाकुर जो है राज करते थे या 24 राजा जो है राज करते थे, इसलिए उन्हें ठकुराइयाँ कहा गया। इसी जो 24 क्षेत्र में है, इसी 24 क्षेत्र में एक छोटी सी ठकुराई का नाम, ठकुराई हुआ करती थी, जिस ठकुराई का नाम क्या था, कास्की था। अब ये कास्की जो थी, देख लीजिए, यहीं से हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं, जिसके अधीन, जिस कास्की के अधीन, अगर हम इस कास्की की बात करें तो इसी कास्की के अधीन जो है क्या था आपका, एक गोरखा नामक पर्वतीय राज्य था। इसी कास्की जो ठकुराई थी उसके अधीन एक गोरखा नामक पर्वतीय राज्य था। उसका गोरखा नाम पड़ने के पीछे कारण क्या है, देख लीजिए यहाँ पे कर्सर में। अनुश्रुति ये बोलती है कि गुरु गोरखनाथ ने इस क्षेत्र में जो है तप किया था, इसलिए जो है इस क्षेत्र को गोरखा कहा गया और जो है यहाँ के निवासी जो है गोरखा कहलाए। अब देखिए, इतना तो आप लोग अंतर स्पष्ट कर लीजिए कि गोरखा और नेपाल दो अलग अलग चीज़ें हैं। शुरुआत में नेपाल जो नाम पड़ा, नीचे भी आप लोग देख सकते हैं जो नेपाल नाम पड़ा, मैंने बोला ये वाइट वाला जो एरिया है, सेंट्रल नेपाल का जो एरिया है, इसी क्षेत्र को नेवार जाति के कारण जो है नेपाल कहा गया। जबकि इसके पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये पश्चिम के क्षेत्र में 24 ठकुराइयाँ थी और उन्हीं ठकुराइयों में से एक छोटी सी ठकुराई बोल सकते हैं, कास्की नाम था उस ठकुराई का। और उस कास्की ठकुराई में जो है एक छोटा राज्य हुआ करता था या शहर हुआ करता था, कह लीजिए पर्वतीय नगर हुआ करता था, जिस नगर का नाम था गोरखा। गुरु गोरखनाथ के तप करने के कारण उसका नाम गोरखा पड़ा। और गोरखा पड़ा तो इसीलिए देख लीजिए वहाँ के निवासी जो है गोरखाली कहलाए। अब इन लोगों ने कास्की से निकल करके कैसे पूरे नेपाल में पहले एकाधिकार किया और नेपाल के बाद फिर पूरे हिमालयन स्टेट्स में किया, इसे हम लोग नीचे समझ रहे हैं। और देखिए, इससे पहले दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैप में आप लोगों को दिख रहे हैं। देखिए, ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, डोटी और जुमला। डोटी ऊपर लाल यहाँ पर दिख आ रहा है, या यहाँ पर देख लीजिए ये जो क्षेत्र है जो उत्तराखंड के से सीमा बनाता है, ये डोटी का क्षेत्र कहलाता है। और जो ये बीच में लाल है इसे जुमला कहते हैं। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, हम लोग पहले आज पढ़ेंगे गोरखा राज्य का इतिहास, गोरखाओं की उत्पत्ति को के संबंध में जो गोरखा राज्य का कॉन्सेप्ट माना जाता है उसे हम लोग पहले पढ़ते हैं। गोरखा राज्य की बात करें तो देखिए, गोरखा राज्य में शाहवंशी नरेशों का शासन था। अभी तक, जब तक कि नेपाल में लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए जंग नहीं शुरू कर दी गई, माओवादी आंदोलन नहीं हुआ, तब तक नेपाल में राजाओं का शासन था और यही शाहवंश के शासक ही वहाँ के राजा हुआ करते थे। राजा वीरेंद्र शाह वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप लोग 90s किड हैं तो मुझे लगता है कि 2002 की बातें याद होंगी, जब नेपाल के नरेश की सपरिवार हत्या वगैरह कर दी थी और उसी के जो है कजिन उसमें फंसे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं सत्ता को लेकर के, खैर उस पर बहस नहीं करते हम लोग। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, गोरखा राज्य की बात कर रहे हैं। गोरखा राज्य के जो संस्थापक थे, गोरखा राज्य के संस्थापकों के तौर पर जो है जिनका नाम जाना जाता है, उनका नाम आता है आपका द्रव्यशाह। और द्रव्यशाह ने जो है अपने पुरोहित जो है गणेश पांडे के साथ मिलकर के विस्तारवादी जो है नीति शुरू करी थी सबसे पहले। अब ये गणेश पांडे नाम ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे क्षेत्र से कुछ इनका लिंक होगा। ये गणेश पांडे बेसिकली नैनीताल ज़िले से संबंधित थे। यहाँ चंदों के यहाँ जो है इन्हें वैल्यू न मिलने के कारण जो है ये यहाँ से जा करके नेपाल गए। नेपाल में पहले डोटी में रहे, डोटी में रहते हुए फिर जो है ये कहाँ पहुँचे, कास्की पहुँचे। कास्की में गोरखा नरेश द्रव्यशाह से मिले और इनके गुरु बन करके वहाँ कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि गणेश पांडे ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे बजाय द्रव्यशाह के, और वो चाहते थे कि राजा जो है पूरे के पूरे क्षेत्र में आक्रमण कर विस्तारवादी या राज्य का विस्तार करे। इसलिए गणेश पांडे के सुझाव पर जो है द्रव्यशाह ने विस्तारवादी नीति शुरू करी। द्रव्यशाह की बात करें तो देखिए, द्रव्यशाह के बाद पुरंदर शाह, छत्र शाह, राम शाह, दल मर्दन शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह ने यहाँ शासन किया। रुद्र शाह के बाद पृथ्वी नारायण शाह आए, जिन्होंने पूर्वी नेपाल का एकीकरण किया। और पूर्वी नेपाल का एकीकरण करने के कारण देख लीजिए, पूर्वी नेपाल की बात करें तो जो एक आपका नेवार जाति का क्षेत्र था, यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्षेत्र जो है ईस्टर्न नेपाल जो है पूर्वा का पूरा इन्होंने एकीकृत किया। और इसी वजह से पूर्वी नेपाल के एकीकरण के कारण ही, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखा होगा,
अब हम लोग इसका इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आप लोगों को इसलिए समझ आएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूर्वी नेपाल का क्षेत्र, यहाँ लिखा हुआ देखिए ईस्टर्न नेपाल, सेंट्रल नेपाल एंड वेस्टर्न नेपाल, मिड वेस्टर्न एंड फार वेस्टर्न, सुदूर पश्चिमी, मध्यवर्ती पश्चिमी और पश्चिमी, ये 3 हिस्सों में यहाँ बटा हुआ है। अगर आप लोग देखिए पश्चिमी नेपाल को देख लीजिए तो पश्चिमी नेपाल बहुत बड़ा है। सेंट्रल नेपाल जहाँ नेवार जाती थी बहुत छोटा, और ईस्टर्न नेपाल उससे भी छोटा। तो इन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल नेपाल और ईस्टर्न नेपाल है इसको जीत करके, ये कास की तो छोटी सी स्टेट थी यहाँ, कहाँ इस तरफ जुमला की तरफ, अब यहाँ से जो है जीत करके ये पूर्वी जितना नेपाल है उस नेपाल को जीत करके जो है इन्होंने अपनी राजधानी काठमांडू स्थापित की। और जो ये सेंटर में स्टार दिख रहा है ये काठमांडू है। काठमांडू राजधानी स्थापित करने के कारण ही, या पूर्वी नेपाल के एकीकरण के कारण ही आधुनिक नेपाल का जो जनक या आधुनिक नेपाल का जो निर्माता माना जाता है वो माना जाता है किसे, पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। देख लीजिए पृथ्वी नारायण शाह के बाद जो व्यक्ति गद्दी में बैठे वो बैठे हैं 1775 से 1778, पृथ्वी नारायण शाह के बाद सिंह प्रताप शाह। अब देखिए 1775 से 1778 की बात कर रहे हैं, यानी कि अंग्रेज़ों का उत्तर भारत की तरफ आगमन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अभी अंग्रेज़ हालांकि उत्तर भारत की तरफ पूर्ण रूप से नहीं आ पाए हैं, इक्का दुक्का कोई पर्यटक या इक्का दुक्का कोई दूत या जो है यहाँ की जासूसी करने के लिए लोग आ रहे थे। अगर 1775 से 1778 में ये सन इसलिए भी मेंशन किया क्योंकि यहाँ के बाद आप लोग थोड़ा सा सनों को हमारे उत्तराखंड से रिलेट कर पाएंगे। 1775 से 78 की बात करें तो देखिए अंग्रेज अभी हमारे ऊपर हावी नहीं हुए हैं, बल्कि वो बंगाल और बिहार के क्षेत्रों तक ही जो है उनका विस्तार देखने को मिलेगा। अब हम सिंह प्रताप शाह की बात करें तो देखिए सिंह प्रताप शाह का पुत्र जो था उसका नाम था रण बहादुर शाह। देखिए मैंने बहुत वो हिस्ट्री उनकी स्किप कर दी क्योंकि उनके हिस्ट्री को हमने पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ कुछ चीज़ों को ही हमने लेकर के चलना है। तो सिंह प्रताप शाह जिनका टाइम पीरियड आप लोगों ने 75 से 78 लिया, 75 से 78 वाले सिंह प्रताप शाह के पुत्र का नाम था क्या, रण बहादुर शाह। अब इतना तो आप लोगों को पता है कि कुमाऊं में आक्रमण किसके समय हुआ, रण बहादुर शाह के समय हुआ। यानी कि रण बहादुर शाह की अब थोड़ा सा इतिहास रण बहादुर शाह का यहाँ पर शुरू हो जाता है। देख लीजिए रण बहादुर शाह जो है अल्पायु में गद्दी में बैठे, और जब अल्पायु में कोई राजा गद्दी में बैठता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे गढ़वाल में संरक्षण समिति बनती थी, कुमाऊं में सत्ता को लेकर के संघर्ष चलता था, ऐसे ही यहाँ भी क्या हुआ कि रण बहादुर शाह के संरक्षण को लेकर के रण बहादुर की माताजी जिनका नाम था राजेंद्र लक्ष्मी और क्या बोलते हैं रण बहादुर शाह के चाचा यानी कि सिंह प्रताप के भाई बहादुर शाह के बीच संघर्ष शुरू हो गया। यानी कि दोनों देवर भाभी के बीच ये संघर्ष हो रहा है कि मैं जो है राजेंद्र लक्ष्मी कह रही कि मैं अपने बेटे का संरक्षण मैं देखूंगी, और उसका चाचा कह रहा है कि नहीं भतीजे का संरक्षण मैं देखूंगा। दोनों के बीच जो ये सत्ता संघर्ष चल रहा है, इसी संघर्ष को नेपाल के इतिहास में देवर भाभी का संघर्ष या देवर भाभी संघर्ष भी कहते हैं। खैर हमें इसमें नहीं जाना, बल्कि ऐसे देख लीजिए आप लोग, इस संघर्ष में जो है राजेंद्र लक्ष्मी जीत जाती है, यानी कि रण बहादुर शाह की माँ जीत जाती है। संरक्षण की भूमिका में अब कौन रहेगी, राजेंद्र लक्ष्मी रहेगी। और राजेंद्र लक्ष्मी जब जीतती हैं तो उसने क्या किया कि राजेंद्र लक्ष्मी को संरक्षिका बना दिया गया, और रण बहादुर के चाचा यानी कि राजेंद्र लक्ष्मी के देवर बहादुर शाह को देश निकाला दे दिया गया। क्योंकि देश निकाला देने का मतलब क्या हुआ कि देश से निष्कासित कर दिया जाना। अब देश निकाला देते ही देख लीजिए, देश निकाला देते ही ये जो बहादुर शाह है, अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, मैं इसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ, बल्कि आप लोग केवल सुन लीजिए। नेपाल युद्ध कैसे जीतता है इसको भी थोड़ा सा समझने की आप लोगों को ज़रूरत है। बहादुर शाह यहाँ से जा कर के ये चले जाएगा पूर्वी नेपाल, क्योंकि वहाँ काठमांडू में वो हैं, तो पूर्वी नेपाल के ही नज़दीक बिहार में एक छोटी सी रियासत पड़ती है जिस रियासत को रामनगर रियासत कहते हैं। रामनगर उत्तराखंड वाला नहीं, बल्कि रामनगर जो ये है ये बिहार वाला है। तो रामनगर रियासत में ये शरण लेता है, और रामनगर रियासत में शरण लेने के बाद जब ये रामनगर रियासत में बिहार में पहुंचा, तो क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था, आप लोग दौर देख लीजिए 1775 से 78 के बीच का ये दौर था, और इस दौर में या 1780 का दौर था सीधे कह लीजिए। 1780 के दौर में देख लीजिए हुआ क्या है, बड़ा घटनाक्रम क्या हो रहा है। बड़ा घटनाक्रम ये हो रहा है कि
अंग्रेज़ों का आगमन यहाँ हो चुका था और इसने ये बात वहाँ सुनी कि अंग्रेज या कुछ विदेशी या कुछ गोरे ऐसे आए हैं जो आग उगलने वाले हथियार से लड़ते हैं। हमारे यहाँ तो लोग कैसे लड़ते थे, खुकरी, धनुष या भाले या क्या बोलते हैं, तलवारों से लड़ने वाले लोग थे। तो बहादुर शाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहादुर शाह को लगा कि यार कुछ ऐसा हो रहा है वास्तव में जो कि हमारे क्षेत्र में भी प्रचलन में आना चाहिए। तो बहादुर शाह ने यही सोचते हुए सबसे पहले क्या किया, कुछ सेकेंड हैंड बंदूकें खरीदी और ये अपने देश वापस आना चाह रहा था। और इसे तभी अचानक खबर मिली कि 1786 में जो है राजेंद्र लक्ष्मी, जो कि रण बहादुर शाह की संरक्षक थी, उसका निधन हो गया। तो बहादुर शाह को एक और अच्छा मौका मिल गया। वो कुछ बंदूकों को लाने के साथ साथ कुछ अंग्रेज कारीगरों को अपने देश यानी कि कहाँ लेके आया, काठमांडू लेकर के आया। और काठमांडू लेकर के आने के बाद इसने सबसे पहले कार्यभार यानी कि संरक्षक के रूप में संभाला। और इसने ये साबित करने की कोशिश करी कि अब हम जो है आग उगलने वाले हथियार से, जिसे हम लोग बंदूक कह रहे हैं, तो वो बंदूकों को लेकर के जो है काम करना शुरू कर दिया। अब देख लीजिए क्या होगा। अभी तक तो ऊपर आप लोग पढ़ रहे थे, पृथ्वी नारायण शाह ने जो है पूर्वी नेपाल का एकीकरण किया। अब जब इनके पास हथियार अच्छे आ गए, हथियार अच्छे मतलब बंदूकें आ गई, इसीलिए आप लोग ये गलतफहमी में आप लोग अक्सर जीते हैं कि नेपाल कैसे जीत गया, कुमाऊँ से कैसे जीत गया, गढ़वाल से कैसे जीत गया। तो ये बात आपको जाननी चाहिए कि कुमाऊँ और गढ़वाल के पास अच्छे हथियार नहीं थे लड़ने के लिए और न ट्रेंड सेना थी। अगर आप लोग सेना की बात भी करते हैं ना, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने समझना चाहिए कि हमारे पास कुमाऊँ और गढ़वाल के पास गोरखों से आने से पहले स्थायी सेना की नियुक्ति नहीं होती थी। कभी भी किसी भी राजा के पास स्थायी सेना नहीं रही, न कुमाऊँ के पास न गढ़वाल के पास। गोरखों के पास अपनी स्थायी सेना थी, यानी कि परमानेंट सैनिक। हमारे यहाँ तो क्या होता था सिस्टम, हमारे यहाँ सिस्टम ये था जैसे कि मान लीजिए राजा को युद्ध लड़ना है, तो राजा युद्ध लड़ेगा तो अपने फौदार शब्द यूज होता है नॉर्मली, जो फौदार होते थे उन फौदारों को इकट्ठा करते थे और वो फौदार जो है गोल का निर्माण करते हैं। एक गोल में 300 सैनिकों का जो है गोल होता है, तो उस गोल का निर्माण करते थे और वो गोल इकट्ठा करके राजा के पास जाते थे। बेसिकली राजा उस सेना का जो है मालिक न होकर के जो फौदार या जो उन सैनिकों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था, वो उनका मालिक हुआ करता था। खैर ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें मैं आप लोगों को अभी नहीं धंसाना चाहता। फिलहाल आप लोग केवल इतना समझ लीजिए कि बहादुर शाह वापस आ गया और उसने जो है बंदूकों का प्रयोग अपने राज्य में करना शुरू कर दिया। और जिन अंग्रेजों को लेकर के वो आया था, उसने क्या करना शुरू कर दिया, बंदूकों का कारखाना खोल दिया। कहाँ? नेपाल में, यानी कि काठमांडू में बंदूक बनाने का कारखाना इसने शुरू करवा दिया। अब देख लीजिए, अभी तक इन लोगों ने पूर्वी नेपाल को जीता था, अब इनके तो सपनों को पंख लगने लगे। तो इसी समय देखिए चौतरिया बहादुर शाह के में जो प्रमुख सरदार थे, पहले तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जो ये चौतरिया वर्ड है वो क्या है। देखिए हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो परीक्षा तो आसान होगी ही, आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आगे अपनी वो बना पाएंगे। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि वीडियो विद इन 20 मिनट सिमट जाए, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखना पसंद भी नहीं करता। हालांकि इसी वीडियो को मैं 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांट करके आप लोगों के सामने रखूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चौतरिया का मतलब होता है क्या, वो व्यक्ति जिसे चबूतरे में बैठने का अधिकार हो। चबूतरा क्या होता है? चबूतरा मतलब कहीं पर भी फैसला सुनाने का अधिकार। चबूतरा मतलब एक तरीके से ऊंची गद्दी, उस गद्दी पे बैठने का जिसे अधिकार हो। तो चौतरिया मतलब चबूतरे पे बैठने का जो अधिकार रखता है। और चबूतरे, उस चबूतरे पे कौन बैठ सकता है? जो राज दरबार से संबंधित व्यक्ति हो, राज परिवार से संबंधित व्यक्ति हो। इसीलिए आप लोग चौतरिया शब्द बार बार गोरखाओं के समय सुनते हैं, ठीक है। तो इसके आगे भी चौतरिया लग रहा है, ये राजा तो नहीं है पर चौतरिया है। चौतरिया मतलब राज परिवार से हैं। चौतरिया बहादुर शाह के में जो प्रमुख सरदार थे वो कौन थे? अमर सिंह थापा, सूरवीर सिंह थापा, काजी जगजीत पांडे। कुमाऊं विजय में सबसे अहम भूमिका, ऊपर आप लोगों ने गणेश पांडे का नाम सुना है ना, तो वो गणेश पांडे के ही वंशज हैं ये काजी जगजीत पांडे। जिन गणेश पांडे की बदौलत जो द्रव्य शाह था, द्रव्य शाह ने जो है गोरखा से विस्तारवादी नीति शुरू करी थी, उसी के वंशज हैं ये जगजीत पांडे। देखिए इत्यादि के नेतृत्व में विशाल सेना लेकर के काली नदी को पार कर 1791, बद्रीदत्त पांडे इसे 1790 कहते हैं। इसको मैं लास्ट में आप लोगों के सामने खोलूंगा कि ये 1790 और 1791 का खेल क्या है। आज तक आप लोग 1790 पढ़ रहे थे, 1791 क्यों कहा जाए, किस तरीके से इसे हम सही करेंगे, मैं अभी आप लोगों को इसके लिए
लास्ट में हम लोग चलेंगे जब ये अंश आप लोगों का गोरखा वाला अंश खत्म हो जाएगा तो फिर मैं उसमें आप लोगों के सामने आऊँगा। पर उससे पहले थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। 1791 में काली पार करके जो है कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश कर चंदों को पराजित किया और सबसे पहले गंगोली में फिर हवालबाग के युद्ध में के बाद जो है 18 अप्रैल 1791 में अल्मोड़ा के चौमहला महल में जो है कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद की स्थिति भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए जैसे ही कब्जा किया तो चंदों की जो नीति थी वो नीति को खारिज करते हुए गोरखों ने सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक व्यवस्था जो चंदों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी उसे स्टेबल कर दिया। इन्होंने जो है चंदकालीन कर व्यवस्था जिसे 36 रकम 32 कलम कहते हैं उसे ध्वस्त किया। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। फॉरेस्ट रेंजर का जो प्री का हुआ था मेरे ख्याल से 2015 में पेपर, उसमें जो है पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, 36 रकम 32 कलम को किसने समाप्त किया। तो ये गोरखों ने समाप्त किया। 36 रकम 32 कलम क्या है ये भी समझ लीजिए। 36 रकम 32 कलम का आशय ये है कि 36 प्रकार के कर और 32 प्रकार के अन्य जो वसूली होती थी उनको हम 32 और 36 यानी कि टोटल 68 जो प्रकार के जो टैक्सेस थे उन टैक्सेस को 36 रकम 32 कलम के नाम से जाना जाता था। चंद काल में ये चलते थे, उन्हें ध्वस्त कर नई राज व्यवस्था को जन्म दिया जो चंद काल से भी ज़्यादा बुरी थी और गोरखों के इसी उत्पाद को जो है गोरखानी नाम से जाना जाता है। और गोरखों के समय जो प्रचलित प्रमुख शब्दावलियाँ थी, मैं इसी शब्दावलियों के बाद जो अगला चैप्टर होगा सुब्बा वगैरह उसे मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इसे मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस होने से हम लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता है और पूरी वीडियो देखने का मन भी नहीं करता। आप लोगों के कमेंट मेरी इस वीडियो को, अगली वीडियो इस कड़ी को आगे कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा उत्साहित करेगी। आप लोगों के कमेंट अगर रहे ठीक ठाक इस स्थिति में रहे तो मैं देखूंगा आगे कोई इस वीडियो को बढ़ाना है या नहीं। पर देखिए जो महत्वपूर्ण शब्दावली जो चौतरा मैं ऊपर बता चुका, राज परिवार से संबंधित व्यक्ति था जैसे बमसा चौतरिया, हस्तिदल चौतरिया, ऊपर आपने बहादुर शाह चौतरिया लिख लिया। ऐसे सुब्बा जो है राज्यपाल या प्रांतपति को कहा जाता था। जिस क्षेत्र को आपने जीत लिया, जब नया राज्य हो गया, नया प्रांत हो गया, वहाँ जो व्यक्ति चुना जाता था जो राज्यपाल के सादृश्य वो जो सुब्बा कहलाता था। इसकी नियुक्ति जो है नेपाल नरेश प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है करते थे। क्योंकि अगर आप लोग देखिए तो थोड़ा सा इसमें कंटेंट ज़्यादा है इसलिए मैं वीडियो लंबी नहीं बनाना चाह रहा। देखिए कौन कौन से जो है आपके वो रहे, सबसे पहले जोगामल रहा, काजी नरशाही रहा, फिर अजब सिंह खवास रहा, फिर अमर सिंह थापा, परबल राणा, बमसा, अजब सिंह खवास दोबारा आते हैं, फिर धौकल सिंह बसनायत आए, फिर रुद्रवीर सिंह, फिर काजी गजकेसर जी आए। इस सब के बाद जो है सितंबर 1803 का जो भूकंप है वो हम पढ़ेंगे और यहीं पे हम लोग जो कुमाऊं में बमसा का शासन पढ़ेंगे और गोरखाकालीन कर नीति वगैरह हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद अंत में मैं लेके चलूँगा आप लोगों को हाँ, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़, जो गोरखों के समय जो चंद राजवंशी थे, अक्सर आप लोग इसे नहीं पढ़ते कि गोरखों के समय जो चंद थे वो कहाँ चले गए। फिर आप लोग उनके बारे में जो नहीं पढ़ते उनको मैं आप लोगों को यहाँ पर उसे भी क्लियर कराऊंगा क्योंकि 2 शाखाओं में, अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखाओं में इसे पढ़ते हैं, उसे भी देखेंगे। और उसके बाद जो गोरखा आक्रमण को लेकर भ्रांतियाँ थी जो मैं कह रहा था 1790 और 91, उसे हम लोग बद्रीदत्त पांडे जी के आधार पर ही क्लियर करेंगे। पूरी टेबल बनी हुई है, इसे हम लोग फिर अगले दिन देखेंगे, अन्य स्रोतों को हम अगले दिन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के जो कमेंट होंगे, आप लोगों के जो लाइक होंगे वो उत्साहित करेंगे कि मैं वीडियो किस तरीके से कंटिन्यू करूं। आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का।